जेपी ग्रुप। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करने का सपना देखा। एक ऐसा सपना जिसने उन्हें देश के सबसे बड़े बिल्डर्स में शामिल कर दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन से निकले उस शख्स की जिद और मेहनत ही थी जिसने टिहरी और सरदार सरोवर जैसे देश के सबसे बड़े डैम्स बनाए, जिसने यमुना एक्सप्रेसवे बनाकर दिल्ली से आगरा तक का सफर आसान बना दिया, जिसने एक वर्ल्ड क्लास फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक खड़ा करके दुनिया को हैरान कर दिया और जिसने एक पूरी की पूरी नई सिटी जेपी विश टाउन बनाने का जज्बा दिखाया। एक दौर था जब जेपी ग्रुप हर जगह छाया हुआ था। पावर सेक्टर से लेकर सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट तक इस ग्रुप का दबदबा था। लेकिन एक छोटी सी गलती ने इस पूरे एम्पायर को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी गलती जिससे हजारों करोड़ का एम्पायर धीरे धीरे कर्ज में डूबता गया और एक कंपनी जो कभी हर सेक्टर में अपना झंडा गाड़ चुकी थी वो बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई। आज हालात ये है कि देश के बड़े बिजनेस ग्रुप्स के बीच इसे हासिल करने की होड़ लगी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ, कौन सी वो भूल थी जिसने जेपी ग्रुप को कुछ ही सालों में तबाह कर दिया। और इस कंपनी को खरीदकर जो खुद हजारों करोड़ के कर्ज में डूबी है, किसी को आखिर फायदा कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं जेपी ग्रुप की राइज एंड फॉल की वो असली कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1930 में, जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के छोटे से गांव चिट्टा में जयप्रकाश गौड़ का जन्म हुआ। उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर थे और अनूप शहर के सीड वेयर हाउस में काम करते थे। एक नॉर्मल जॉब, एक नॉर्मल इनकम और एक मिडिल क्लास जिंदगी। जयप्रकाश जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अनूप शहर से ही करने के बाद रुड़की के थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से सिविल में डिप्लोमा कंप्लीट किए। थॉमसन कॉलेज, जिसे आज हम IIT रुड़की के नाम से जानते हैं। डिप्लोमा के बाद उनके पिता की सोच एक मिडिल क्लास की तरह बेटे को सरकारी नौकरी करते हुए देखना था और जल्दी ही उनका ये सपना पूरा हुआ जब जयप्रकाश जी को यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की नौकरी मिल गई। ये बात है साल 1950 के आसपास की। देश आजाद हो चुका था और सरकार देश की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए तेजी से कदम उठा रही थी। डैम्स, कैनाल्स, फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर जैसे तमाम प्रोजेक्ट्स सिंचाई विभाग के जिम्मे थे, जिससे उनका पूरा दिन मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट के बीच, कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर्स के बीच नदियों के किनारे बीतने लगा। और यही जेपी जी को ग्राउंड लेवल पर कंस्ट्रक्शन का असली एक्सपीरियंस मिला। लेकिन जिस इंसान की किस्मत में सरदार सरोवर डैम और यमुना एक्सप्रेसवे बनाना लिखा था, वो इस 9 to 5 सरकारी नौकरी से कैसे सेटिस्फाई हो सकता था। कुछ ही सालों की नौकरी के बाद उनके मन में एक तूफान उठने लगा। हर पल एक सवाल उन्हें परेशान करने लगा, क्या जिंदगी डेस्क और फाइल्स के दरमियान ही गुजर जाएगी? फिर क्या था, एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि अब सरकारी जॉब छोड़कर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस में किस्मत आजमानी है। ये डिसीजन आसान नहीं था क्योंकि नौकरी की सेफ्टी छोड़कर एक अनजाने रास्ते पर चलना बड़ा रिस्क था। पर जेपी साहब को यकीन था कि अगर बड़ा सपना देखना है तो बड़ा रिस्क लेना ही होगा। एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट से शुरुआत की, खुद हर साइट पर लेबर्स के साथ खड़े होकर काम किए, मशीन्स चलाए और इंश्योर किया कि क्वालिटी के साथ काम को टाइमली डिलीवर किया जाए। और इसी वजह से उनकी एक पहचान बनने लगी। फिर आया 1967 का वो दौर जो उनकी जिंदगी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने रिहंद डैम का कंक्रीट लाइनिंग प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना रिस्की था कि बड़े बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स इस काम को लेने से कतरा रहे थे। लेकिन जेपी साहब को लगा कि अगर दुनिया की नजर में आना है तो उन्हें इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिखाना होगा। जेपी साहब ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने इंजीनियरिंग नॉलेज, साइट मैनेजमेंट स्किल्स और डेडिकेशन से इस प्रोजेक्ट को टाइम से पहले कंप्लीट करके दिखा दिया। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि एक डिक्लेरेशन था कि एक छोटे गांव का लड़का अब देश के सबसे बड़े बिल्डर्स के सामने चुनौती बनने वाला है। रिहंद डैम प्रोजेक्ट की सक्सेस ने जयप्रकाश गौड़ को एक रिलायबल और डेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया। लेकिन उस समय उनकी कंपनी जेपी एसोसिएट्स बस एक पार्टनरशिप फर्म की तरह काम कर रही थी। फिर साल 1979 में जेपी एसोसिएट्स को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया गया ताकि बड़े प्रोजेक्ट्स में एंट्री ली जा सके। और इसके बाद एक डैम्स, टनल्स और हाईवेज के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। चाहे हिमाचल की चमेरा और नाथपा झाकड़ी डैम हो, चाहे जम्मू की दुल्हस्ती या उत्तराखंड की टिहरी डैम, सब जेपी ग्रुप ने ही तैयार किए। और हाँ, गुजरात की नर्मदा नदी पर बनी सरदार सरोवर डैम, जिसकी आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को पंडित नेहरू ने रखी थी, वो भी जेपी ग्रुप का ही एक प्रोजेक्ट था। हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई और एनवायरमेंटल क्लियरेंस में डिले की वजह से इसका इनॉग्रेशन कई दशकों बाद साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिन्होंने जेपी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी को शिखर पर पहुंचा दिया। हर प्रोजेक्ट के साथ उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कंपनी दोनों ग्रो करते गए। फिर आया साल 1990
जब जेपी एसोसिएट्स को एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में तब्दील करने के बाद बिजनेस को नए सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया गया। सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया सीमेंट बिजनेस को, जिसके दो बड़े फायदे थे। पहला तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सीमेंट बाहर से नहीं खरीदना पड़ता और वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बिड कर पाते, और दूसरा उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सीमेंट की डिमांड में जोरदार उछाल था। धीरे धीरे जेपी सीमेंट अल्ट्राटेक और एसीसी के बाद इंडिया का सबसे बड़ा सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगला कदम उन्होंने रखा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। आगरा का जेपी पैलेस, दिल्ली के जेपी सिद्धार्था और जेपी वसंत के अलावा इनके पास नोएडा और मसूरी में कुल 5 वर्ल्ड क्लास होटल्स हैं, जो सिर्फ लग्जरी के सिंबल्स नहीं थे बल्कि जेपी ग्रुप की ब्रांड वैल्यू का प्रूफ थे। फिर आया साल 2001, जब जेपी ग्रुप ने इंडियन हाईवेज की हिस्ट्री बदलना शुरू किया। दरअसल यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जेपी इंफ्राटेक को दिल्ली से आगरा को जोड़ने वाली 165 किलोमीटर लंबी ताज एक्सप्रेसवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसे आज हम यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। इस एक्सप्रेसवे को पीपीपी मॉडल पर बनाया गया और बदले में सरकार ने जेपी ग्रुप को 6000 हेक्टेयर लैंड और 36 ईयर्स तक टोल वसूलने का अधिकार दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि उसमें नोएडा और आसपास की इस जमीन की कीमत 5-6,000 करोड़ से ज्यादा नहीं थी, जबकि एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया लगभग 15,000 करोड़। तो क्या ये प्रोजेक्ट लॉस का बिजनेस था? जी नहीं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद उस एरिया में लैंड की कीमत आसमान छूने लगी। जेपी ने उसी लैंड पर एक पूरी सिटी बसाने का प्लान बना लिया, वो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ। जेपी ग्रीन्स, जेपी विश टाउन और जेपी स्पोर्ट सिटी जैसे हाईटेक टाउनशिप लॉन्च हुए, और सबसे बड़ा सरप्राइज था बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में बना फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक। जब दुनिया भर के रेसर्स इंडिया आए तो सबको एहसास हुआ कि एक इंडियन कंपनी भी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स पर काम कर सकती है। इसके बाद जेपी ग्रुप ने पावर सेक्टर में भी अपना साम्राज्य खड़ा किया। थर्मल, हाइड्रो और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के जरिए जेपी पावर वेंचर्स एक बड़ा नाम बन गया। 2005 में जेपी पावर वेंचर्स और 2010 में जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दिया गया। सीमेंट से लेकर पावर, रियल एस्टेट, होटल्स, एक्सप्रेसवेज, हर जगह जेपी ग्रुप का जलवा था। उस समय लगता था कि जेपी के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर सोचना ही नामुमकिन है। हर जगह उनके बोर्ड्स, हर जगह उन्हीं का नाम। अभी तक तो सब कुछ सही था, लेकिन हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जयप्रकाश गौड़ बेहद एम्बिशियस थे। उनकी सोच थी कि ग्रोथ के लिए हर सेक्टर में एंट्री लेना और अग्रेसिव एक्सपेंशन जरूरी है। हालांकि शुरुआत में ये स्ट्रेटजी कामयाब रही, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, लेकिन कब ये ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया उसका अंदाजा वो नहीं लगा पाए, क्योंकि जब साम्राज्य बिखरने वाला होता है तो अपने सारे फैसले सही लगते हैं। साल 2005-06 के आसपास जयप्रकाश जी की उम्र 75 ईयर से ऊपर हो चुकी थी, इसलिए कंपनी की डेली एक्टिविटीज से वो धीरे धीरे दूर होने लगे और कंपनी की कमान उनके बेटे मनोज गौड़ के हाथ में आ गई। लेकिन जो विरासत उन्होंने पाई थी वो अगले 10 सालों में ही बर्बाद होने वाली थी। असल में दोस्तों, जेपी का ये विशाल एम्पायर जिस नींव पर खड़ा था उसी में क्रैक्स थे। इमारत तो गिरने ही थी। सबसे बड़ी गलती थी ओवर एम्बिशन। हर सेक्टर में एंट्री लेना, एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट अनाउंस करना, वो भी बिना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग के। यमुना एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन सिटी, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, नए पावर प्लांट्स, नए सीमेंट यूनिट्स, सब कुछ एक साथ शुरू कर दिया गया। और इसके लिए पैसा वो आया बैंक्स के लोन से। बैंक्स को भी लगता था कि जेपी ग्रुप एक रिलायबल नाम है, इसलिए वो पैसा देते गए और कर्ज बढ़ता गया। लेकिन रेवेन्यू उतनी फास्ट स्पीड से नहीं आया। यमुना एक्सप्रेसवे तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फार्मूला 1 ट्रैक और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पाए। बायर्स अपने फ्लैट्स के लिए इंतजार करते रहे। पावर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन फेज में ही अटक गए। होटल्स भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और नतीजा ये हुआ कि लोन चुकाने के लिए पैसा ही नहीं बचा। धीरे धीरे जेपी ग्रुप का कर्ज एनपीए बन गया। जो बैंक्स उन्हें बुलाकर लोन देते थे वही अब कोर्ट की धमकी देने लगे। जेपी ग्रुप का नाम टॉप डिफॉल्टर्स में दर्ज हो गया। जयप्रकाश जी के लिए ये सब देखना बेहद दर्दनाक था। जहां उन्होंने जिंदगी का खून पसीना बहाया, वही एम्पायर गिरता दिख रहा था। कंपनी लगभग 57,000 करोड़ के कर्ज तले दब चुकी थी। एग्रेसिव एक्सपेंशन की सनक ने उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया। फिर शुरू हुआ एसेट्स बेचने का दौर, ताकि बैंक्स का लोन चुकाया जा सके। उनके सीमेंट बिजनेस का बड़ा हिस्सा अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और डालमिया भारत के पास चला गया। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को जिंदल ग्रुप ने खरीद लिए और जो सीमेंट और थर्मल प्लांट्स बचे भी थे वो आज बंदी की कगार पर हैं। होटल्स और यमुना एक्सप्रेसवे का टोल कलेक्शन अब लेंडर्स के कंट्रोल में है। वहीं नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास अधूरे पड़े 20,000 फ्लैट्स का मामला जब एनसीएलटी में पहुंचा तो जेपी इंफ्राटेक पर इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई हुई और मुंबई की एक रियल एस्टेट डेवलपर सुरक्षा ग्रुप के रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल मिला, जिसके तहत अधूरे फ्लैट्स पूरे करके होम बायर्स को सौंपे जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट।
सवाल ये है कि अगर एक बैंकरप्ट कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी है, तो फिर भी अदानी, वेदांता और डालमिया भारत जैसे इंडस्ट्रियल जाइंट्स इसे हजारों करोड़ में एक्वायर करने के लिए इतने डिस्परेट क्यों हैं? जवाब है हिडन वैल्यू ऑफ एसेट्स। जेपी ग्रुप के पास आज भी ऐसी प्राइसलेस चीजें हैं जिनकी वजह से ये एक गोल्डन डील बन जाती है। सबसे पहले उनके पास है माइनिंग लाइसेंसेज। उनके सीमेंट और लाइमस्टोन के माइंस रेयर एंड स्ट्रेटेजिक जगह पर हैं। इन्हें एक्वायर करने का मतलब है सीमेंट बिजनेस को एक झटके में डबल कर लेना। दूसरा है उनके पावर प्रोजेक्ट्स। उनके कुछ हाइड्रो और थर्मल प्लांट्स अभी भी चालू हालत में हैं, जिन्हें एक्वायर करके कोई भी कंपनी तुरंत अपनी पावर कैपेसिटी बढ़ा सकती है। तीसरा है उनके पास मौजूद विशाल लैंड बैंक। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास जेपी ग्रुप के पास हजारों एकड़ लैंड है और आज के टाइम में लैंड ही सबसे बड़ा एसेट है। और चौथे मेन रीजन की अगर बात करें तो वो है शानदार लोकेशंस पर मौजूद उनके होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। दिल्ली, आगरा और मसूरी जैसे शहरों में मौजूद उनके लग्जरी होटल्स टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात, यमुना एक्सप्रेसवे का टोल कलेक्शन राइट्स और लॉन्ग टर्म रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी जेपी के पास ही हैं। इनकी वैल्यू ही अकेले हजारों करोड़ में है। यही वजह है कि ऊपर से चाहे जेपी ग्रुप बैंकरप्ट नजर आए, लेकिन अंदर छुपे इन एसेट्स की वजह से ये अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और यही रीजन है कि अदानी, वेदांता और डालमिया जैसे ग्रुप्स इस एम्पायर की बची खुची लेगेसी को भी एक्वायर करने की कोशिश में थे। फिलहाल करंट सिचुएशन ये है कि जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट्स का टेकओवर सुरक्षा ग्रुप कर चुका है और जेपी ग्रुप के बचे हुए एसेट्स के लिए अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ग्रुप 17,000 करोड़ की विनिंग बिड के साथ सबसे आगे है। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई की फाइनल अप्रूवल के बाद ही जेपी एसोसिएट्स आधिकारिक तौर पर वेदांता के अंडर आएगी। तो दोस्तों, ये थी जेपी ग्रुप की राइज एंड फॉल की पूरी कहानी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। Thanks for watching.